हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का 5th टेस्ट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन में अपनी कामयाबी की तरफ एक अगला कदम और बढ़ा रहे हैं। ये जो 5th टेस्ट है, इसका जो सिलेबस रहेगा बॉटनी वाला पार्ट, वो प्लांट फिजियोलॉजी, कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी। आप इसे ऐसा भी ले सकते हैं कि ये प्लांट फिजियोलॉजी पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बंच है आपके पास। इनमें वही काम किया जाएगा डिस्कशन के लिए। अगर कोई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा उसका तो उससे आगे बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा, सारे ऑप्शन चेक किए जाएंगे। एक एक करके बात करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले हैं। अपने को पता है दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखते हैं उन्होंने क्या बात की है। नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। हाँ, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, प्लांट का अपना मैटर है। उसमें कितनी पत्तियां हैं, उनका साइज कैसा है, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है, ओरिएंटेशन लीफ का कैसा है, किस डायरेक्शन में है, ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। म्यूजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। हाँ, म्यूजोफिल सेल्स कितने हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेंट कितना है, ये भी अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ऑब्वियस सी बात है, वही सब एक जैसी बातें हैं कि क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ठीक से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा, कम होगा तो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑल ऑफ दीज, तो सारे के सारे फैक्टर ही कंट्रोल करने वाले हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 102nd, वो बोल रहा है मोल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट। तो आपकी किताब में छोटी क्लास के एक्सपेरिमेंट वाला फेज दिया है। उनमें 3 तरह के एक्सपेरिमेंट हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, क्या सनलाइट एसेंशियल है, क्या वाटर एसेंशियल है, क्या क्लोरोप्लास्ट एसेंशियल है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट दिए, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है या नहीं, इसके लिए मोल्स हाफ इलीफ एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें केवेज को यूज किया जाता है। पत्ते को आधा बॉटल में टेस्ट में रखा जाता है, आधा बाहर रखा जाता है, और उस बॉटल के अंदर केवेज डाल दिया जाता है या केवेज का सोक्ड कॉटन रखा जाता है। देखिए बता ही देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। ये जो मोल्स एक्सपेरिमेंट है ये क्या एक्सप्लेन करेगा, तो मोल्स एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है मेरे पास, इसकी कोई अच्छी लंबी पत्ती वाली एक पॉटेड प्लांट लेते हैं और उसका कुछ पार्ट, आधा पार्ट किसी बॉटल में रख देते हैं, वैसे एयर टाइट भी कर देते हैं। इस पार्ट में सनलाइट तो लगेगी लेकिन एयर का कोई अरेंजमेंट नहीं है, एयर अंदर नहीं जाने वाली है। ऑलरेडी जो अंदर एयर है उससे भी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसे भी रिमूव करने के लिए हम KOH सोक्ड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन लाकर इसमें रख देते हैं, जिससे इसके अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है यही मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिया है, क्या एक्सप्लेन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियस सी बात है, सही बात यही होने वाला है इसका ऑप्शन। क्लोरोफिल एंड वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस नहीं, सिर्फ वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। देन 103, 103, 103 में उन्होंने एक डायग्राम दिया है और वो पूछ रहे हैं कि 1 और 2 क्या है गिवन डायग्राम में। देखते हैं इसको 1 और 2 क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एक एरो यहाँ बना हुआ है, यहाँ लिखा है सेकंड, फिर यहाँ से एक एरो इधर दिया है, यहाँ लिखा है बी, यहाँ से एक एरो इधर दिया है, यहाँ लिखा है 1, एक एरो इधर भी दिया है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, यानी ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है, एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन, यानी सेकंड रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड पानी को छोड़ते हैं, नहीं नहीं, ये तो हम फोटोसिंथेसिस में करते हैं, इसलिए सेकंड रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। इसको देखते हैं, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, सेकंड इज फोटोसिंथेसिस। हाँ, सेकंड फोटोसिंथेसिस है, सही बात है। फर्स्ट रेस्पिरेशन हो सकता है क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है किसी चीज का, बी का ब्रेकडाउन हो रहा है और टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदल रहा है। बी इज कार्बोहाइड्रेट ओनली, इसमें बोल रहा है कि बी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है बी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इस ऑप्शन को अभी आगे और क्रॉस चेक करते हैं। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत ही हो गया, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, ये गलत हो गया। इसको देखते हैं, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, पहले वाला रेस्पिरेशन है,
देखते हैं रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जनरेट होता है। सेकंड इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड वाला फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर प्रकाश संश्लेषण एंड फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बी आर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, वो बोल रहा है कि बी कार्बोहाइड्रेट भी, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, बी कार्बोहाइड्रेट भी है और ऑक्सीजन भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बी और डी इनमें से कौन सा बेहतर है, क्योंकि फर्स्ट इज रेस्पिरेशन यहाँ भी लिखा है, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन यहाँ भी लिखा है, सेकंड इज फोटोसिंथेसिस यहाँ भी सेकंड फोटोसिंथेसिस, बी इज कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लिखा है, बी आर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर एंड ऑक्सीजन एडिशनल यहाँ लिखा है सिर्फ ओनली। इस पहले को कैसे बुझाएं? तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कभी फोटोसिंथेसिस में वाटर लिया जाता है तो फिर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, इसलिए इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 104 करंस टाइप ऑफ एनाटॉमी के बारे में पूछ रहा है कि करंस टाइप ऑफ एनाटॉमी किसमें मिलती है? C4 प्लांट के अंदर करंस टाइप ऑफ एनाटॉमी मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 104 इसके बाद में 105 द सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल्स आर, ये केल्विन साइकिल की सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं। तो पहले दिया है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है रोबिस्को के प्रेजेंस में, देन कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन होता है, देन फाइनल स्टेज होती है रीजनरेशन की। करेक्ट आंसर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 106 106 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट इन, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पर मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है या जो स्ट्रोमा लेमेली की मेम्ब्रेन है उनमें देखने को मिलता है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलेगा, इंट्राथाइलेकॉइड स्पेस नहीं, स्पेस में नहीं मिलेगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस नहीं, उसमें भी नहीं मिलेगा। और पहली बात तो ये है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है ना, देख लेते हैं एक मिनट। ये मान लीजिए आपका क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये मान लीजिए वो थाइलेकॉइड वाले पार्ट्स, ये मैंने गिराना बनाया, ये थाइलेकॉइड वाले पार्ट, और ये स्ट्रोमा लेमेली भी बना देते हैं, ये हम इसमें स्ट्रोमा लेमेली भी बना देते हैं। ठीक, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पर मिलेगा? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। हाँ, ये थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर मिलेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सही बात है, इसमें मिल जाएगा। इंटर थाइलेकॉइड स्पेस, दो थाइलेकॉइड के बीच की स्पेस यानी इन जगहों पर नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस तो ये वाली होगी, यहाँ पे नहीं मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की एक ही मेम्ब्रेन होती है टोटल, इनर आउटर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। इनर क्यों बोला था? क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन है, दो थोड़ी है, इसलिए 106 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 107 107 बोल रहा है रिबुलोज बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन, किन किन के बीच में, है ना, वो जो ऊपर गई कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन वो किन किन के बीच में होती है? तो वहाँ क्या क्या लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, वाटर लगेगा, और साथ में क्या लगता है? RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड इन रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट भी सही है, बिसफॉस्फेट भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करेक्ट आंसर ए था उसका। ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोसिस, उससे रिलेटेड डायग्राम है, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, उसमें बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स मान ए, बी और सी, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये ना मुझे किसके बारे में बात करनी है? ए क्या है, बी क्या है और सी कहाँ है, ये सी क्या है, इनके बारे में एक एक ऑप्शन देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि ए थाइलेकॉइड का ल्यूमन है, हाँ, ए ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड जो अंदर का स्पेस ल्यूमन कहलाता है, सही बात है ये। बी में बोल रहा है कि ये CF0 है ना, कपलिंग फैक्टर नॉट, ये वाला है, हाँ ये वाला CF0 है। सी वाला CF1 है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा कहीं कुछ इसको देख नहीं रहा है, जैसे थाइलेकॉइड का ल्यूमन ये तो सही है, लेकिन ये CF नहीं है, बल्कि ये जो है ये CF0 होता है और ये बाहर वाला CF1 होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 109 109 वो बोल रहे हैं सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है ये चुनना है अपने, चुन लेते हैं। पहले बोल रहा है इट ऑकर आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, हाँ जो साइटोप्लाज्म है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की जगह है, तो सही बात है, ये तो होता है।
इट इज एन एनारोबिक फेज, यानी कोई ऑक्सीजन का लेना देना नहीं होता, ये एनारोबिक फेज भी है। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये रिजल्ट है उसका कि ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये भी सही बात है। ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, हाँ होता है। बाय आइसोमरेज एंजाइम, नहीं आइसोमरेज नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर लगेगा हेक्सोकाइनेस, जो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में काम करेगा। इसलिए ये वाला रॉन्ग आंसर है, और हमें उसने रॉन्ग ही पूछा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन 109 के बाद में 110, 110, which of the following step during glycolysis associated with utilization of ATP, कौन कौन सी ऐसी स्टेप है जिनमें एटीपी खर्च होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप हैं, 2 स्टेप में एनर्जी खर्च होती है, 2 स्टेप में एनर्जी बनती है। वो कौन कौन सी 2 स्टेप हैं? एक है फर्स्ट स्टेप और एक है थर्ड स्टेप जहाँ एनर्जी खर्च होती है। देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेप है। पहला बोल रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, हाँ यहाँ एटीपी लगेगी, सही बात है ये तो। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यहाँ पर भी लगेगी। फास्फोइनॉन पायरुवेट पी से पायरुविक एसिड बनना, यहाँ पर एटीपी निकलेगा, उसने बोला है लगेगा, यानी ये गलत बात है। डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, हाँ डी आंसर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। कहाँ एटीपी लगेगी ये पूछा उसने। 111, 111, मेज द कॉलम है, सिंपल वाला है, देख लेते हैं, यही मेज कर लेते हैं इनको। तो ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम और ईएन के पाथवे भी है, एमिडन में पार्नास पाथवे है, सही बात है। जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है वो एटीपी सिंथेज है। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज है, और स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। ये रहेगा तो ए में आ जाएगा आपका थर्ड, ए में थर्ड, और कहीं ए में थर्ड है भी नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरे भी देख लेते हैं, डी में सेकंड, हाँ बी में सेकंड आ रहा है, सी में फर्स्ट, ये सी में फर्स्ट आ रहा है, डी में फोर्थ, ये डी में फोर्थ आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 111, इसके बाद में 112, ये भी एनसीईआरटी का चार्ट, फ्लो चार्ट वो दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 112, 112 है, देखें क्या लिखा है। व्हाट डज ए बी एंड सी डिपिक्टेड, देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि ए मतलब ये क्या है, बी मतलब ये क्या है, और सी मतलब ये क्या है। ए के लिए बोलता है वो कि NADH प्लस H पॉजिटिव, उससे NAD प्लस बनता है, नहीं उल्टा होता है, ये तो गलत बात है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गए। इधर आ जाओ, NADH प्लस H पॉजिटिव वो खर्च होकर NAD प्लस बनता है, नहीं होता है, NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है, तो NAD प्लस से NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है ए, हाँ ये सही बात है। इधर आ जाओ बी के लिए, बी में बोल रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव खर्च होगा और NAD प्लस बनेगा, ताकि हम ये साइकिल बार बार चला सकें, तो ये वाली बात भी सही है। सी वाले में बोल रहा है कि NADH प्लस H पॉजिटिव खर्च होकर NAD प्लस बनाएगा, ये भी सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई खास बात नहीं। 112, इसके बाद में 113, 113, वो बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फर्स्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल, यही क्वेश्चन है, TCA साइकिल के फर्स्ट स्टेप देखना है। अब वो बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, पानी, साइट्रेट सिंथेज, और ये ए। व्हाट इज ट्रू अबाउट कंपाउंड ए, ये जो कंपाउंड ए है इसके लिए क्या सकते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, हाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड जो है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, हाँ तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये पहली रिएक्शन और ये पहला प्रोडक्ट है, सही बात है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। क्या है पहला प्रोडक्ट? साइट्रिक एसिड है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 6 कार्बन कंपाउंड, ये जो ए है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? एक नजर देख भी सकते हैं अपन, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, वो बोल रहे हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? हाँ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, एक दूसरा ये रहा, एक तीसरा ये रहा, एंड 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली बात भी सही है। थर्ड बोल रहा है इट अंडरगोज रीऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज टू फॉर्म सिस एकोनिटेज,
हाँ, तो ये जो साइट्रिक एसिड है ये एकोनिटेज बनता है, फिर उसके सिस एकोनिटेज में बदलता है, तो सही बात है ये वाली भी। ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे आंसर सही है। करेक्ट आंसर 113 में डी। कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 आंसर सही जाए और उसमें ऑल भी दिया हो तो फिर देखना चाहिए हमें ध्यान से, ऑल ऑप्शन हो सकता है उसका। ये भी एक एनसीईआरटी का कुछ एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एंड बी द गिवन डायग्राम शोइंग एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस में डायग्राम दिया है। क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसमें ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। कहा है भाई ए? ये रहा। इसके लिए बोल रहा है कि ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। हाँ हाँ है ए। बी का बोल रहा है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नहीं, ये आउटर नहीं बल्कि तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। गलत बात है। फिर से देखो, ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हाँ है, इस तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, सही बात है। डी इसी मेम्ब्रेन, डी माइटोकॉन्ड्रियल ये। और बी में बोल रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। हाँ, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन यहाँ मिलेगी आपको, बाहर की मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 114। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 115। इसको देख लेते हैं 15 को। वो बोल रहा है 15 के अंदर which of the following steps is associated with ATP formation, substrate level phosphorylation and SLP? कौन कौन सी है? तो अपनों को पता है उसके अंदर 7th स्टेप और 10th स्टेप, वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस की बात है, पर वो इसने क्या क्या पूछा है समझ लेते हैं अपन। which of the following steps associated with ATP formation? सक्सिनाइल कोएंजाइम ऐसे सक्सिनिक एसिड बनता है। हाँ, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 1,3-20 से 3 बनता है। हाँ, इसके अंदर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस वाली रिएक्शन। टीईपी फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, उससे पायरुविक एसिड बनता है। हाँ, यहाँ पर भी पाइरुवेट काइनेज एंजाइम लगता है और एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है। ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सभी सही हैं। 115 में करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 116, 116 की बात कर लेते हैं। फिर वही मेज द कॉलम टाइप है, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे मैं नहीं लेते हैं पर बोला टीसीए साइकिल यानी क्रेब साइकिल, यानी वही स्क्रेप, इसके अंदर ही आ जाएगा। इफ नॉट F1 पार्टिकल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये पायरुविक एसिड है। इफ नॉट F1 पार्टिकल, अभी इससे पहले हमने देखा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और क्लोरोप्लास्ट में कहां पर मिलेगा? थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर। तो इफ नॉट F1 पार्टिकल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। ए में सेकंड, ए में सेकंड 2 जगह है, यहाँ और यहाँ। बी में फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 116, इसके बाद 117। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली? इस टाइप के ये एटीपी कितने खर्च होंगे, कौन सी साइकिल चलेगी तो कितने एटीपी बनेंगे, कितने खर्च होंगे, इस टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। बोल रहे हैं कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंथेसाइज्ड भी पूछ रहे हैं और यूज्ड भी पूछ रहे हैं, और साथ में बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी पहले हमें सिंथेसाइज्ड कितने बनेंगे और फिर यूज्ड लिखना है। बनते कितने हैं? 4। खर्च कितने होते हैं? 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तभी तो नेट गेन तो एटीपी का हो पाता है। 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ये सिंपल सी बात है। ब्रेक डाउन के प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं। कंस्ट्रक्शन के बनने की जो प्रोसेस है सिंथेसिस वाले एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन के प्रोसेस कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस के प्रोसेस एनाबॉलिज्म। करेक्ट आंसर सी। 119, 119। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के करेक्ट सीक्वेंस क्या है? एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बोल रहा है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी, यानी साइटोक्रोम बी, वहां से साइटोक्रोम सी, वहां से A3, फिर ए। नहीं, ये गलत बात है। पहले आता है साइटोक्रोम बी, फिर आता है साइटोक्रोम C1, फिर आता है साइटोक्रोम सी, फिर आता है कॉपर का CuA, फिर A3 ऐसा आता है। तो साइटोक्रोम सी,
सब बी नहीं, ये तो उल्टा है, बी से C1 आता है, ये तो गलत बात है। इधर आ जाओ साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम ए, ये तो गलत ही बात है। इधर आ जाओ साइटोक्रोम बी, वहां से C, फिर साइटोक्रोम ए से A3, ये चल सकता है। तो साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, वहां से ये चलेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यानी ये कौन सा वाले कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये फोर्थ वाले की, सेकंड और फोर्थ वाले की, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन सेकंड से फोर्थ में कैसा होता है वो वाला बताया जा रहा है। 119, इसके बाद में फिर एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, वही कैलकुलेशन वाला। हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से how many ATP will be produced during the production of a molecule of acetyl coenzyme A from 2 molecules of pyruvic acid। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, यानी लिंक रिएक्शन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो लिंक रिएक्शन, हर एक लिंक रिएक्शन में एक NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है, 2 लिंक रिएक्शन के लिए 2 NADH प्लस H पॉजिटिव हो जाएंगे, हर एक 3-3 ATP देगा, ऐसा करके टोटल 6 ATP मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 121, out of 38 molecules of ATP produced during aerobic respiration of glucose, the ATP production in glycolysis A, उसमें कितना होगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन में कितना होगा, और क्रेब्स साइकिल के अंदर कितना होगा, ये हिसाब किताब चाहिए, देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर A1 नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में 1 थोड़ी होगा, नहीं से आ जाओ, ग्लाइकोलाइसिस में 8 बोल रहा है, तो 8 को थोड़ा अपन कर सकते हैं कि हाँ, 2 तो नेट गेन मिल जाएंगे मुझे SLP से, 2 ATP से मिल जाएंगे, और 2 NADH प्लस H पॉजिटिव से 6 ATP मिल जाएंगे, ऐसा करके 8 ATP मिल सकते हैं। ए वाला तो सही है। डी वाले में बोल रहा है 38 molecules of ATP production during aerobic respiration of glucose, the ATP production in glycolysis A pyruvate to acetyl coenzyme A। तो अभी अपनों ने पढ़ा इससे पहले कि एक बार एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 लिंक रिएक्शन होती है, हर एक लिंक रिएक्शन में 3 ATP बनती है, तो 6 ATP मिल जाएंगे, सही बात है। फिर बोल रहा है बी सी के अंदर बोल रहा है क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने ATP बनेंगे, तो 38 में से यू भी आप पता लगा सकते हो कि 8 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 24 ही बचे हैं, तो 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 24 कैसे मिलेंगे क्रेब साइकिल से। तो एक बार जब क्रेब साइकिल चलती है तो 3 NADH प्लस H पॉजिटिव बनते हैं, 2 बार चलाने के लिए मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के लिए 2 बार क्रेब साइकिल चलाना पड़ता है, तो 6 तो रहेंगे मेरे पास NADH प्लस H पॉजिटिव, और 2 रहेंगे मेरे पास FADH2, और हर एक साइकिल में एक ATP बनेगा SLP, 2 साइकिल चलाना पड़ेंगे, 2 मिल जाएंगे मुझे SLP। तो इन सबका हिसाब किताब कर लेते हैं, हर एक से 3 तो 18 मॉलिक्यूल मुझे इससे मिल जाएंगे, हर एक से 2 तो 4 मॉलिक्यूल मुझे इससे मिल जाएंगे, और 2 मॉलिक्यूल इससे मिल जाएंगे, 18 और 2 20 और 24, ये 24 का हिसाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 121, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 122, क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। 122 में वो बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट उसे चुनना है। When the tripalmitin is used as a substrate in respiration, the RQ is 0.7 होता है, RQ 0.7 ट्राइपामिटिन का। आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन भी दी है और एक्सप्लेनेशन भी दिया उसका। देन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड a net gain of 2 ATP molecule during fermentation। फर्मेंटेशन में 2 ATP मिलते हैं, ये भी सही बात है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक ग्लाइकोलाइसिस विद क्रेब साइकिल इज मेलिक एसिड, नहीं नहीं, जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल में लाएगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, लिंक रिएक्शन में मेलिक एसिड नहीं होता। रॉन्ग स्टेटमेंट ही चाहिए था। डी भी देख लेते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration, अभी देखा, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, मेलिक एसिड वाली नहीं रहेगी, बल्कि एसिटाइल कोएंजाइम क्या होगा, ये वाली बात गलत है इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 121 के बाद 123, 123वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 इन द गिवन इक्वेशन 2 मॉलिक्यूल दिए ट्राइपरमेटिन के, XO2 YCO2 ZH2O, एनर्जी निकलेगी कितनी। तो ये एक इक्वेशन आपकी किताब में दी, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये, आपकी किताब में दिया है क्या, C51 H98 O6
ये है ट्राइपामिटिन, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। सही बात है। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगते हैं, ये वाला। अब क्या क्या चाहिए मुझे, X चाहिए, Y चाहिए और Z चाहिए। तो 145 जहाँ भी दिखेगा आपको, यानी 145 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 145 मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो A और D में से कोई सा सही है, B और C तो गलत है। फिर बोल रहा है कि 102, तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के 102 मॉलिक्यूल मिलते हैं, प्लस 98 मॉलिक्यूल वाटर के मिलते हैं, प्लस एनर्जी मिलती है। अब मुझे चाहिए Y वाला, तो Y कितना आ जाएगा, 102। 102 यहाँ पर दिया है, यहाँ नहीं दिया थी, गलत हो गया। Z वो 98 है, वो यहाँ पर दिया है, सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इक्वेशन दी है, आप इसे लर्न करना चाहिए गाइस इस इक्वेशन। ये हो जाएगी आपका 123। देन 124, 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के लिए क्या गलत है, क्या इनकरेक्ट है, देखते हैं। ऑल पाथवे टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अनदर, सारे के सारे जो पाथवे हैं वो एक के बाद एक होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिविंग सिस्टम। ऑल पाथवेज टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर, सारे के सारे पाथवे एक के बाद एक होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH प्लस H पॉजिटिव बने वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाए ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो गलत बात है ये तो। फिर बोल रहा है सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब उसको जरूरत होगी जो वो निकल जाएगा पाथवे से। सही बात है, क्योंकि उसे और भी बहुत काम है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। सी बोल रहा है एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। तो एंजाइम के जो रेट हैं वो कई सारे मीन्स पर डिपेंड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, pH कंट्रोल करेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कंट्रोल करेगा। तो सही बात है ये वाली। तो डी बोल रहा है देयर कैन बी अ टोटल गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अभी अपने देखा कि 36 नहीं बल्कि वो तो 38 है, 38 है। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने इनकरेक्ट पूछा, यानी ए और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वैसे ये जो 36, 38 है, इसकी एक अलग दूसरा डिस्कशन भी है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस शरीर सिस्टम से ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH को भेज रहे हो अंदर, मिलेट एस्पार्टेट शटल है कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है। तो अगर देखा जाए ईमानदारी से तो 36 वाली बात भी सही है, लेकिन NCERT ने क्या किया, पहले 36 लिखा तो उसे अपडेट करके 38 किया। यानी वो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता है कि मिलेट फॉस्फेट शटल है कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है। वो तो सिंपल ही बताना चाहते हैं कि 38 ATP बनते हैं और उसका हिसाब भी उन्होंने दिया है। उस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए और वाला डी वाला रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट 125, 125, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये दिए बहुत सारे, इनमें से कौन से सही हैं। एफ नॉट ऑफ ATP सिंथेस इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, तो सही बात है। डी पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स through F0 channel is coupled to the catalytic site of F1 components for the production of ATP, हाँ सही बात है। वो F0 पैसेज का काम करता है और हेड वाला पार्ट जो होता है ATP सिंथेस का वो F1 होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH to NAD प्लस इज वेरी विग्रस इन फर्मेंटेशन, नहीं, फर्मेंटेशन बहुत स्लो होता है, पूरी पूरी रात रखना पड़ता है तब जाके कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। F1 हेड पीस इसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, नहीं, प्रोटोडाउट बाहर की तरफ होता है, हेड वाला पार्ट होता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन वाला पार्ट, इंटीग्रल मेम्ब्रेन का वाला पार्ट जो होगा वो तो F0 होता है। तो ए और बी ये ट्रू है, ए और बी ट्रू, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सीखे 126, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस इज एक्सप्लेन बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमियोस्मोसिस, हाँ पीटर मिचेल ने ये मैकेनिज्म दिया था, सही बात है, ये तो करेक्ट है। इन ETS नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर नहीं बल्कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पर डिपेंड करता है। तो इसमें ये वाली बात गलत है, ये एक्सेप्टर नहीं आएगा बल्कि यहाँ डोनर आएगा। और पहले वाला तो सही था,
सेकंड वाला ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी वाला देख लेते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। हाँ, आपने देखा था कि आउटर चैम्बर से फिर मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन आने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से मिलते हैं, और ओवरऑल ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को सिस्टम में से हटाता है। तो करेक्ट बात है इसकी, वही टर्मिनल ऑक्सीडेशन, और साथ में फिर क्या होता है, फाइनली मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसी से होता है वो। देन डी बोल रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द लास्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल। नहीं नहीं, लास्ट मेंबर नहीं भाई, वो तो फर्स्ट मेंबर है। तो ये वाली बात गलत है। उसने पूछे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में आ जाएगा बी और डी, तो बी एंड डी ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 126, इसके बाद आ जाएंगे हम 127 पर। Where demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. ठीक है, this study is based on the organism of, किस ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड है ये, देख लेते हैं क्या करके। ओनली पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल तो है लेकिन ओनली वाली बात गलत है। ओनली ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर वाली बात तो, लेकिन ओनली वाली बात यहाँ पर भी गलत है। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, नहीं, इन पर बात नहीं की थी, ये तो अलगी है, यूनिसेलुलर, वो तो बैक्टीरिया लिए थे उन्होंने। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया मतलब ये दोनों, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। 127, नाउ 128, what is the moment of proton for each ATP produced in mitochondria? ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम गया भी था कुछ समय पहले, मेम्ब्रेन वाला, एटीपी सिंथेसिस वाला। तो सिंपल से है कि 2 प्रोटॉन पासेस एफ नॉट फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यही आंसर सही है, 2 प्रोटॉन इसमें, 2 प्रोटॉन पास होते हैं तो एक एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। करेक्ट आंसर ए है इसमें। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिकैपिटेशन, देख लेते हैं इनके ऑप्शन पढ़ते हैं एक एक करके। डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। हाँ, डिकैपिटेशन करेंगे मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, साइटोकाइनिन को मौका मिलेगा, लेटरल बड की ग्रोथ होगी, सही बात है ये तो। बी बोल रहा है डिकैपिटेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन। हाँ, टी प्लांटेशन में हम चाहते हैं कि ज्यादा लेटरल ग्रोथ हो ताकि ज्यादा पत्तियां हमें मिले, प्रोडक्शन अच्छा हो, तो ये सही बात है ये वाली भी। डिकैपिटेशन से हो पाएगा ये काम। डिकैपिटेशन का मतलब क्या होता है? डिकैपिटेशन का मतलब ये होता है उसका जो एक्सिस वाला मतलब अपाइकल रीजन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट, ये इसका अपाइकल रीजन है, तो ये यहाँ पर मान लो बर्ड डेवलप हो सकती है। डिकैपिटेशन में हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको काट के फेंक देते हैं, ये हटाया, तो फिर क्या होता है जो लेटरल बर्ड्स हैं इनको मौका मिल जाता है ग्रो करने का, ये डिकैपिटेशन होता है ये वाला। Then decapitation is widely used in hedge making। हाँ, हेज मेकिंग में भी ये होने वाला है। हेज मेकिंग अगर हम इसे सीधे सीधे झाड़ लगा देंगे तो वो तो कोई अच्छे से नेट का काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो माली आता है, आपने देखा होगा केसी लेकर आता है, ऊपर से सारे के सारे ये काट कर फेंक देता है, फिर क्या होता है ये लेटरल ग्रोथ होने लगती है। लेटरल ग्रोथ होने लगती है तो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि हेज का पर्पज भी है, इसलिए ये वाली बात भी सही है। ऑल सभी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक। 129 के बाद 130, select the incorrect statement। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इस टर्म इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की डेफिनेशन ही है, सही बात, ग्रोथ रेट की डेफिनेशन ही है। फिर बोल रहा है ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन इंक्रीज इन सेल नंबर। हाँ, सेल नंबर के इंक्रीज के अंदर ग्रोथ को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे आपकी किताब में भी दिया है कि मक्का के पौधे में हर 1 घंटे में 17,500 नए सेल्स आते जाते हैं और ग्रोथ हो रही है, ये वाली बात भी सही है, इनकरेक्ट चाहिए था। फिर बोल रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट प्लॉट अ लीनियर कर्व, हाँ, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT आता है, ये माइनस RT नहीं आता है, ये बात गलत हो जाएगी। अगला भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट प्लॉट अ कर्व, सही बात है, सिग्मॉइड कर्व आती,
एंड एक्सप्रेस्ड इज W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT। ये तो सही बात है, ये वाला इक्वेशन उसने इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 131 131 Match the plant hormone given in column first with their function and other name in column second। कोई मैच द कॉलम वाला है, कर लेते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में जीटिन, ये साइटोकाइनिन का शुरुआत वाला नाम है, जीटिन, ये जीटिन हो जाएगा। देन फ्लोरिजन, फ्लावरिंग हार्मोन होता है। फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पत्तियों में डेवलप होता है। ये जो फोटो पीरियोडिज्म आपके सिलेबस में था वो रिमूव हो गया, अदरवाइज वहां पर पढ़ाया जाता था कि फ्लोरिजन जो है वो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है। आज तक किसी ने उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया, आज तक उसका कोई केमिकल फार्मूला हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये पता है हमें कि पत्तियों में वो डेवलप होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और Na, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, IBA और Na। ये जो IBA है ये हो जाएगा आपका नेचुरल ऑक्सीजन हो जाएगा IBA, और नेप्थिलीन एसिटिक एसिड ये हो जाएगा IBA और NaA। तो IBA वो नेचुरल वाला है और नेप्थिलीन एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन हो जाएगा। जीटिन थर्ड, पहले में थर्ड, दूसरा फ्लोरिजन के अंदर B फर्स्ट, तो ये थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी, यही सब तरह का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। इसी तरह से 2,4-D वो भी एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। देखते हैं ये क्या लिखा है। 132 फिर मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में क्या बोल रहे हैं समझ लेते हैं अपन। पहले बोल रहे हैं वो क्लोरोफिल A ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल B येलोइश ग्रीन कलर का होता है, कैरोटीनॉइड ज़ेनथोफिल वो येलो कलर का और कैरोटीनॉइड होता है येलो टू येलोइश ऑरेंज कलर का। ए में मिल जाएगा मुझे सेकंड, फर्स्ट ए में फर्स्ट यहीं पर दिया है, बी भी देख लेते हैं, बी में फोर्थ हाँ है, सी में थर्ड हाँ है, डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 132 इसके बाद में 133 select the incorrect statement with respect to light harvesting complex। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा उसने, लेके करके देख लेते हैं। वो बोल रहा है the light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to chlorophyll A। hundreds नहीं है, thousands of, सॉरी थाउजेंड नहीं है बल्कि वो हंड्रेड्स है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है थोड़ी। और आगे देखते हैं, थाउजेंड्स ना होकर हंड्रेड्स आएगा। आगे देख लेते हैं डी वाला, पहले सब देख लेते हैं, ज्यादा एप्लीकेट होगा तो उसको चुनेंगे। Each photosystem has all the pigment forming a light harvesting system, also called antenna, except one molecule of chlorophyll A। हाँ, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल A, बचे सारे एंटीना का काम कर, सारे एंटीना का काम करते हैं, ये तो करेक्ट आंसर। सी में बोल रहा है द सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, अभी बता दिया आपको रिएक्शन सेंटर बनाया गया। डी द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज P700 नैनोमीटर एंड PS2 इज P680 नैनोमीटर। ये तो सही बात है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वो बोल रहा है select the incorrect statement with respect to aerobic respiration। aerobic respiration के लिए incorrect statement चुनना चाहता है वो, देख लेते हैं। In the complete oxidation of a molecule of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, 6 carbon dioxide molecules are released। अरे 6 कैसे निकलेंगे जब पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट के अंदर होते ही 3 कार्बन है, तो फिर टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, 6 कैसे निकल जाएगी? गलत बात। उसने पूछे क्या है, इनकरेक्ट ही पूछे, ये पहले वाला तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नहीं, वो तो होता है ग्लाइकोलाइसिस, तो होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़े होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ग्लाइकोलाइसिस हो गई नहीं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहली स्टेप है जो होती है सब में। The reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A। मतलब ये लिंक रिएक्शन के बारे में सही बात लिखी ही नहीं होता है, सही बात है ये तो।
In the process catalyzed by pyruvate dehydrogenase, 2 molecules of NADH are produced from 2 molecules of pyruvic acid. हाँ, ये लिंक रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल से एक NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है, दो से दो NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। ये वाली बात भी सही है। उसने इनकरेक्ट पूछा, ए और बी इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 135 select the correct statement with respect to ETS and oxidative phosphorylation। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा उसने, देख लेते हैं। पहला बोल रहे हैं वो, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब NADH प्लस H पॉजिटिव है कि FADH2 हो, इस पर डिपेंड करता है। सही बात है ये वाली तो। फिर बोल रहा है द NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD प्लस रिलेटिवली मोर विगरस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन कंपैरिजन टू फर्मेंटेशन। इससे पहले उल्टा लिखा था, वहां हमने रॉन्ग किया था। ये सही बात है यहाँ पर। सी लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड for the production of proton gradient required for oxidative phosphorylation। नहीं, oxidative phosphorylation की लाइट थोड़ी, वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, रेस्पिरेशन में थोड़ी ही। इन कॉम्प्लेक्स फिफ्थ F1 इज एन इंटीग्रल प्रोटीन नहीं, F1 इंटीग्रल प्रोटीन नहीं बल्कि F0 होता है। ये F0 है इंटीग्रल प्रोटीन, तो F0 होता है, F1 लिखा है। ये वाली बात भी गलत लिखी है। उसने पूछा था करेक्ट, ए और बी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 135 के बाद 136, 136 देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ETS इन रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन के लिए वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जानना चाह रहा है। साइटोक्रोम C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane and is a mobile electron carrier। ये सही बात है, बिल्कुल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम C, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मिलता है हमें देखने के लिए। सही बात है ये वाली। बी NADH dehydrogenase oxidize NADH to release electron which are transferred to ubiquinol। ये वाली बात भी सही है, वो आप देखिएगा डायग्राम में दिखेगा आपको। सही बात है ये वाली भी। कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन 2 कॉपर सेंटर। वो जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें 2 कॉपर सेंटर देखने को मिलते हैं हमें। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर हमें 2 कॉपर सेंटर देखने को मिलते हैं। सही बात है, थोड़ा में हाँ 2 कॉपर सेंटर देखने को मिलते हैं। डी बोल रहा है यूबिक्विनॉल रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 that is generated during oxidation of succinate। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। Ubiquinol receives reducing equivalents via FADH2 that is generated during oxidation of succinate in TCA cycle। तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तब उस समय ये करता है। ये वाली बात भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेशन टू ETS इन द रेस्पिरेशन इज साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस। तो सही बात है। NADH dehydrogenase oxidize NADH to release electron which are transferred to ubiquinol। ये वाली बात भी सही है। कॉम्प्लेक्स 4 कंटेंट 2 कॉपर सेंटर्स। ये वाली बात भी सही है। Ubiquinol receive reducing equivalent via FADH2 that is generated during oxidation of succinate in TCA cycle। I think कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अदरवाइज सारे के सारे ऑप्शन ही सही जा रहा है इसमें 136 में। नेक्स्ट अगला 137, select the correct statement with respect to conditions required for growth। ग्रोथ के रिक्वायरमेंट में कुछ कंडीशन दिए, देख लेते हैं। पहले बोल रहा है ऑक्सीजन प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। नहीं साहब, मीडियम तो पानी है, सारी रिएक्शन का मीडियम पानी है। ये वाली बात तो गलत है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मीडियम नहीं देगा बल्कि वाटर का मीडियम, एक्वस मीडियम में रिएक्शन चलेगी। डी बोल रहा है वाटर हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। नहीं, वाटर थोड़ा हेल्प करेगा, ये तो गलत बात है। एटीपी देगा, एसेंशियल एनर्जी देगा, मेटाबॉलिक एनर्जी। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। हाँ, टर्जिडिटी होने से सेल थोड़ा एक्सटेंड होगा, उससे ग्रोथ में मदद मिलती है। सही बात है। डी बोल रहा है only micronutrients are required for plants for the synthesis of protoplasm and act as source of energy।
सिर्फ माइक्रो नहीं बल्कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे भी जरूरत लगती है, ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये गलत बात है। उसने पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर जिबरेलिन। जिबरेलिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे आर यूज्ड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। हाँ, ये लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक डंडी बढ़ाने के लिए अंगूर की काम आते हैं। सही बात है, ये तो सही है। फिर बोल रहा है GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। हाँ, माल्टिंग प्रोसेस का जिससे फास्ट होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। सही बात है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। ये तो साइटोकाइनिन के फीचर हैं, ये इसके थोड़ी हैं, साइटोकाइनिन के फीचर्स हैं। तो जिबरेलिन्स प्रमोट बोल्टिंग इन बीट केबेज एंड मेनी प्लांट विद रोजेट हैबिट। हाँ, हमें रोजेट हैबिट वाले बिल्कुल पास जाओगे तो उनको बढ़ाकर हम ये वाला काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो माल्टिंग बोल्टिंग की प्रोसेस जुड़े हैं जिबरेलिक एसिड के साथ। वो बोल रहा है इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 138। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 41। देखते हैं। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर ऑक्सीजन। हाँ, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि प्लांट ज्यादा डिमांड नहीं है ऑक्सीजन की। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस ऑक्सीजन। हाँ, ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि एक्टिविटी भी बहुत कम है और इंटरनल मैकेनिज्म भी, फोटोसिंथेसिस भी होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, वहां पर कंपनसेशन होता रहता है, इसलिए कम। रीजन बोल रहा है ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर इन प्लांट। ये वाली बात भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो रीजन ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोनों स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। हालांकि डिबेटेबल है, वो उसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिखा। 142 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज शोन बाय बोथ PS1 एंड PS2। नहीं, साइक्लिक के लिए सिर्फ मुझे PS1 लगता है, ये तो गलत बात है। साइक्लिक के लिए तो मुझे सिर्फ PS1 लगता है, ये गलत बात है। सेकंड बोल रहा है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम PS1 टू PS2 एंड PS2 टू PS1। साइक्लिक के अंदर PS2 इन्वॉल्व भी नहीं होता है। दोनों ही गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 143 which of the following are not used in the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या नहीं होगा, देखते हैं। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन, हाँ ये तो होगा, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाटर का लॉस थोड़ी होगा। चलो इसको अपन देख लेते हैं रिएक्शन को। हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड प्लस यानी कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है। तो पायरुविक एसिड ले लेंगे हम, कोएंजाइम ए ले लेंगे और साथ में और क्या ले लेंगे, प्लस NAD प्लस, ये ले लेंगे। तो इधर हमें क्या मिल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा क्योंकि ये 3 कार्बन का है और ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है, तो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। साथ में NaDH प्लस H पॉजिटिव भी बन जाएगा। ये रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन इसी का बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ कोई पानी बन तो रहा है, गलत बात लिखी उसने। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, नहीं ATP का है, फास्फोरस का कोई रोल नहीं है, गलत बात है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, यानी वही डिहाइड्रेशन तो वही ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ये वाला काम भी हो रहा है। तो क्या पूछा उसने, नॉट यूज्ड, सेकंड और थर्ड यूज नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 143 इसके बाद में 151 में क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं अपन इसमें। 151
स्टेटमेंट दिया है इन ग्रीन प्लांट्स, इन जर्म प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट एक्शन, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट में वाटर हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं, सही बात है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाला इन सॉरी द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, उधर 1000 था, देखो 100 लिखा है यहाँ पर, मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, सही बात है, ये वाले दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। 152 is type C4 plants show slow carbon C4 plants also show carbon dioxide fixation by Kelvin-Benson cycle। ऑलवेज जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यानी जब भी खाना बनेगा वो तो केल्विन साइकिल से ही बनेगा, सही बात है। फिर बोल रहा है वो रीजन बोल रहा है मीसोफिल सेल्स इन C4 प्लांट शो केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, नहीं वो तो बंडल शीट सेल के अंदर होता है, तो ए वाला करेक्ट है, एजर्शन सही है और रीजन गलत है, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 152 इसके बाद में आ रहा है 161, देखते हैं क्या क्वेश्चन है 161। हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म थ्रू ETS ओनली when one glucose molecule is completely oxidized। तो कितने सिर्फ ETS से कितने मिलेंगे हमें, यानी उसने कोई SLP नहीं पूछा है बल्कि ETS से पूछता है। तो ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर किन किन से हम ATP बनवाते हैं, एक बनाते हैं हम NADH प्लस H पॉजिटिव जो कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंटर कराते हैं, और एक बनाते हैं हम FADH2 से जो कि सेकंड कॉम्प्लेक्स एंटर कराते हैं। NADH प्लस H पॉजिटिव कितने होंगे 10, FADH2 कितने होंगे 2, हर एक NADH प्लस H पॉजिटिव से कितनी ATP मिलेगी 3, तो 10 से कितनी मिल जाएगी 30, और हर एक FADH2 से मिलेगी 2 FADH2 से कितनी मिल जाएगी 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी 34, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देन 166 166 देख लेते हैं। वही एजर्सन की तो बाहर आए भी एग्जाम में भी पेपर में भी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHC इज अ पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट PS1 एंड PS2, दोनों में होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों में होगा, सही बात है ये तो। फिर बोल रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट PS1 एंड फोटो सिस्टम PS2 आर नेम इन रेस्पिरेशन, नहीं वो तो फोटोसिंथेसिस में सेकंड वाला गलत है, ए सही है और बी गलत है। 167 The number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron donor। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी वो NADH प्लस H पॉजिटिव FADH2 है, सही बात है ये वाली तो। रीजन बोल रहा है यानी ये वाली बात तो सही है, ये वाली बात तो सही है। नहीं बोल रहा है मतलब रीजन बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP व्हाइल दैट ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, दोनों बातें सही है, ये वाली बात सही। अभी अपने कैलकुलेट किया तो बोथ A एंड R इज ट्रू, और R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वन 168 ये फ्लो चार्ट आपकी किताब का है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अबव फिगर, यानी उसने दिया है X दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, ये सब दिए है उसने, तो एक एक करके देख लेते हैं, यानी किस किस की बात कर रहा है वो बात कर रहा है इसकी X की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है Y की बात कर रहा है, A की बात कर रहा है, B की, C की, इन सब की बात कर रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। X में बोल रहा है DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, सही बात है, ये DHAP आएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि क्या होता है कि जो फैटी एसिड फैट टूटेगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अंदर, और ये जो आपका जो फैटी एसिड है वो तो यहाँ पर यानी एसिटाइल कोएंजाइम है, ये है एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है,
यानी ये तो यहाँ एंटर कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा DHAP में। तो ये वाला तो सही दिख रहा है, डी वाला एसिटाइल कोएंजाइम है, ये वाला भी सही है, बढ़िया हो गया। ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इनको भी देख लेते हैं। बोल रहा है ए को ग्लूकोज बोल रहा है वो, इन्हें सिंपल शुगर, उससे फिर ग्लूकोज नहीं, यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। या सिंपल शुगर में ये बताया कम से कम ग्लूकोज तो नहीं है, यानी ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। सी में बोल रहा है वो गैसियस प्रोडक्ट, सी एक गैसियस प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ गैसियस प्रोडक्ट हो जाएगा। वाई के लिए बोल रहा है 2 कार्बन का कीटो एसिड, वाई नहीं, ये तो अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड आएगा, ये वाली बात यहाँ गलत हो गई। इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा, देखते हैं क्या लिखा है। सी में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सी में यहाँ पर बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ है, ये तो सही बात है। और एक्स में बोल रहा है 6 कार्बन का कंपाउंड, नहीं ये तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये गलत बात है, 6 कार्बन का नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 169 फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बोथ कॉम्पीट फॉर द एंजाइम पेपकेज, बिल्कुल ही गलत बात है ये तो। पेपकेज तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जोड़ने में मदद करता है, ऑक्सीजन के साथ तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं उसका, और इसको होता तो समझते फिर अपन। बी देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH एंड लॉस ऑफ फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर। देखिए फोटो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इस टाइप के तीनों सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं वन बाय वन। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है लेकिन एटीपी नहीं बनता, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है लेकिन किसी तरह का कोई किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होता, यानी कोई हमें ग्लूकोज फ्लूकोज नहीं मिलता, तो ना तो सिंथेसिस हो रहा है ATP का या NADH का, और ना और एंड लॉस ऑफ फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड हमने जब फिक्स करके रखा है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो जाता है, नुकसान हो जाता है उल्टा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और देख लेते हैं इसका ऑप्शन बी सही तो है। सी में देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, नहीं, इट कैन बी, तो होगा ऑक्सीजन यूज होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होगा, पेरोक्सिसोम के अंदर भी होगा, लेकिन इसके कारण वेस्टफुल प्रोसेस थोड़ी है। इट कैन ऑकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होगा, ये भी बात सही है, लेकिन ये कोई इस कारण वेस्टफुल थोड़ी है। वेस्टफुल तो इसलिए कि क्या नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है इसके अंदर कि ना तो सिंथेसिस हो रहा है ATP और NADPH का, जबकि हम किसको यूज कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड लॉस ऑफ फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड हमने कभी फिक्स किया होगा वो फालतू अननेसेसरी निकल रहा है, तो वेस्टफुल प्रोसेस इस कारण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और हमने तो ये देखना है वेस्टफुल क्यों है। 171 the respiratory balance sheet prepared for oxidation of one molecule of glucose is based on certain assumption, which of the following is not one of them। ये जो हमने कैलकुलेशन किया 38 ATP का, कुछ assumptions हैं, उनमें से कौन सा नहीं है देखते हैं। orderly functioning of the pathways glycolysis TCA ETS occurs following one after the another, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे प्रोसेस एक के बाद एक चलते चले जाना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस हो, लिंक रिएक्शन होना चाहिए, देन क्रेब्स साइकिल होना चाहिए, देन ETS होना चाहिए, तब जाकर कैलकुलेशन सही बैठेगा। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, और कोई दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं चाहिए, ग्लूकोज की सारा हिसाब किताब है वो, तो क्या कुछ और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होता है, होता है, लेकिन हमने वो एज्यूम क्या है, वो जो कैलकुलेशन है वो ग्लूकोज पर बेस्ड है। द इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, ये तो गलत बात है ना, क्यों, अगर कहीं और यूज हो जाएगा तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए गलत बात है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ NADH ऑकर वाया ETS, ये भी होना ही चाहिए, ताकि हम जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ NADH है वो ETS के थ्रू होना चाहिए, ताकि हम वहाँ से ATP बना सकें, तो सी वाला रॉन्ग हो जाएगा 171 में सी। 182 अगला देख लेते हैं। Plant follows different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. These abilities called, ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है जिसके अंदर कॉटन, कोरिएंडर और आपका लक्स पर, ये जुवेनाइल फेज में अलग और एडल्ट फेज में अलग,
उसी तरह से बटर कप वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर अलग और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर अलग टाइप की लीव डेवलप करता है, ये हेटेरोफिली है। और एक्चुअली ये का एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इनके डायग्राम भी दिए एनसीईआरटी में। 183 में द फॉलोइंग कंसर्निंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द फाइटोक्रोम इन्वॉल्व। ये कौन कौन से फाइटोक्रोम इन्वॉल्व है इनकी बात हो रही है। ए फ्रूट राइपनर, लोगों को पता है इथेफॉन, और इथेफॉन फ्रूट राइपनर है, एक्वस सॉल्यूशन है उसका। हर्बिसाइड 2,4-D हर्बिसाइड है। बोल्टिंग इफेक्ट अभी देखा आपने जिबरेलिक एसिड का। स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है एब्सिसिक एसिड, तो जोड़ लीजिएगा आप। ए में फोर्थ 2 जगह है। बी में थर्ड यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 183 के बाद में 184 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन है, तो एक पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में जिसमें सारे केमिकल नेचर लिखे हैं। तो ये कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। करेक्ट आंसर है डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 185 आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द गिवन सेंटेंसेस। पी क्यू आर को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं P के लिए बोल रहा है P is an aqueous solution which is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly। यानी इथेफॉन है P, तो P इथेफॉन है। P इथेफॉन ओ डायरेक्ट मिल गया, P में इथेफॉन हो तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे भी देख लेते हैं। Q के लिए बोल रहा है G3। Q is the most intensely studied form of gibberellins and used to speed up of malting and brewing industry। हमारे पास 100 से ज्यादा जिबरेलिन आइसोलेटेड है, उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर्म था वो G3 था, और सबसे पहली बार निकाला खोजा भी यही गया था। आर इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। और 2,4-D यानी ऑक्सीजन यूज करते हैं हम, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 185 में। 186 इसको देख लेते हैं। 186 को फिर इन द ब्लैंक जैसा है। ए हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय प्रोमोटिंग रूट हेयर फॉर्मेशन, तो इथाइलिन का काम है। और बी में बोल रहा है इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, यानी इथाइलिन का रोल है, ये दोनों के इथाइलिन का रोल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 186 में ए। 187 कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में दिए और रोल देख लीजिएगा। प्लांट हार्मोन प्रोमोटिंग एब्सिजन इन सेनिसेंट पार्ट बट प्रिवेंटिंग दिस इन प्रीमेच्योर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट इज, तो ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन के बारे में पूछ देखते हैं। नॉट एसोसिएटेड विद अपाइकल डोमिनेंट, नहीं ऑक्सीजन अपाइकल डोमिनेंट के लिए एसोसिएटेड है। जब भी तो हम डिकैपिटेशन करते हैं हेज मेकिंग और डिप्लांटेशन के अंदर, तो नॉट एसोसिएटेड विद अपाइकल डोमिनेंस, यानी ये बात तो हो रही है ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन की बात है। ये तो गलत बात लिखी है, नहीं ये तो नहीं है। फिर बोल रहा है नॉट एसोसिएटेड विद जाइलम डिफरेंशिएशन इन सेल डिवीजन, नहीं एसोसिएटेड है, ये वाली बात भी गलत है। सी डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड, हाँ इसका केमिकल नेचर इंडोल कंपाउंड है, ये सही बात है। डी सिंथेसाइज नेचुरली इन शूट एपेक्स ओनली, नहीं रूट एपेक्स में भी मिलता है, ये वाली बात भी गलत है। तो उसने पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 187 में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट 188 एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, तो ये डायग्राम के अंदर पूछना चाह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन showing stages of embryonic development identify the type of the growth phase labeled in M और N, और M और N के अंदर कौन सा ग्रोथ का टाइप है, कहाँ है M और N, ये रहा M और ये रहा N। यहाँ पर M में क्या हो रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे चल रहा है, तो ये कौन से फेज है, जियोमेट्रिक फेज है ये वाली। और N में क्या हो रहा है, एक एक करके जो 2 है उनमें से एक डिवाइड कर रहा है, एक मैच्योर हो जा रहा है, तो वो कौन सा है, एरिथमेटिक फेज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 188 इसके बाद में 189 read the following statement, heterophily is an example of plasticity। हाँ हेटेरोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात है, दोनों को दोनों आएंगे इसके अंदर। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट ऑकर इन मेरिस्टेमेटिक जोन, नहीं मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर तो सिर्फ सेल का नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज इन लेंथ आएगा जोन ऑफ इलॉन्गेशन से, यानी ये गलत बात है। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज ए टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ प्लांट, तो सिग्मॉइड आमतौर पर हमें मिलती है, ये वाली मिलेगी आमतौर पर। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट
इज ऑलवेज सिमिलर टू द रिलेटिव ग्रोथ रेट। नहीं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट बिल्कुल अलग अलग है। आपकी एनसीईआरटी में 2 पत्तियां बनाई हैं, उनमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का ए और बी का अंतर दिखा है, ये गलत बात है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन सा करेक्ट है? तो ए और बी करेक्ट है। स्टेटमेंट ए, बी और डी करेक्ट है। ए और बी और डी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 190 क्या बोला 190 के बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? इथाइलिन, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। हाँ, ये करता है इथाइलिन ये वाला काम। एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट जिबरेलिक एसिड है। हाँ, सही बात है कि जिबरेलिक एसिड सीड का जर्मिनेशन कराएगा, जबकि एब्सिसिक एसिड जर्मिनेशन को रोकेगा। एंटागोनिस्ट है, अपोजिट फंक्शन है। साइटोकाइनिन स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन नहीं, साइटोकाइनिन में भी जिबरेलिक एसिड है वो तो। ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। हाँ, अर्ली स्टेज में इसको रोकेगा और एक एजिंग फेज में उसे निकालने का काम करेगा, सेमिसेंट फेज में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। करेक्ट आंसर ए 190। देन 192, consider the following statement A, D and select the option which include all the incorrect ones only। सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं, उनमें से इनकरेक्ट देखना आप लोगों को। पहले वाला देख लेते हैं। PGR which is used to speed up malting process also promote internode elongation, यानी वही वो माल्टिंग का प्रोसेस, ये बोल्टिंग कहलाता है। जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन केबेज, यानी जिब्रेलिक एसिड के बारे में बात है। ये तो सही बात है, जिब्रेलिक एसिड के बारे में सही वाली बात है। ये तो हमें चाहिए कैसे? इनकरेक्ट चाहिए, तो करेक्ट है। पीजीआर विच इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन एक्ट्स एज एन जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये एकमात्र पूरी तरह से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। किसकी बात हो रही है? एब्सिसिक एसिड की बात हो रही है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग अपाइकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिकैपिटेशन। यह अपाइकल डोमिनेंस कहलाएगा, डिकैपिटेशन थोड़ी कहलाएगा, गलत बात है। डी, पीजीआर इथाइलिन कुड फिट ईदर ऑफ द ग्रुप, प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों में फिट करता है, बट इट इज लार्जली अ प्रोमोटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। नहीं, प्रोमोटर नहीं है, बल्कि ये तो ज्यादातर इसका रोल इनहिबिटर के तौर पर होता है। नहीं, ये वाली बात भी गलत है। आपको क्या चाहिए था? गलत। गलत कौन कौन से हो जाएंगे? सी और डी गलत है। स्टेटमेंट सी एंड डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 192, इसके बाद में 193 देखिए। 193 क्या बोल रहा है? जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर इन शुगर केन। हाँ, जिब्रेलिक एसिड इलॉन्गेशन कराएगा, लंबे कराएगा गन्नों की फसल, गन्ने के जो पेड़ है, गन्ने के जो प्लांट्स है, उन्हें लंबे कराएगा तो शुगर कंटेंट तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जिब्रेलिक एसिड कॉजेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम, लंबाई बढ़ेगी तो यील्ड भी बढ़ेगी। तो दोनों ही एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। देन 193 के बाद 194, एजर्शन सेकेंडरी जाइलम इज एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। हाँ, सेकेंडरी जाइलम में रीडिफरेंशिएशन होता है सेल्स का। सेकेंडरी जाइलम डेवलप फ्रॉम डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स। हाँ, सेकेंडरी जाइलम डी-डिफरेंशिएटेड सेल से डेवलप होते हैं। तो होता क्या है? डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद में फिर डी-डिफरेंशिएशन होता है, और डी-डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर री-डिफरेंशिएशन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों को दोनों सही बात है। 195, 195, इन टी प्लांटेशन हेज मेकिंग इज ऑकर बाय डिकैपिटेशन। हाँ, हेज मेकिंग के लिए हमको ऊपर का टिप काट देते हैं, मैंने बताया था भी आपको। रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, तो लेटरल बर्ड ज्यादा आ जाएंगी तो हमें ऊपर की जो टॉप लीव्स तोड़ने में मदद मिलेगी, ज्यादा पत्तियां होंगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दोनों ही, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 195 और 196, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन के अंदर करेक्ट सीक्वेंस क्या है? PS सेकंड, वहां से फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर PS1, फिर फेरिडॉक्सिन, यही सीक्वेंस सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 196 में ए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, पूरा फुल्ली डेडिकेटेड प्लांट फिजियोलॉजी बेस्ड था। ये आपका 5th पेपर हुआ। हो आपने अच्छा डन किया होगा। आगे अगला जो टेस्ट आ रहा है उसके अंदर फिर सिलेबस, एक अगला सिलेबस आपके सामने रहेगा, फिर कंबाइंड सिलेबस की पूरी 11 क्लास के सिलेबस के टेस्ट होने लगेंगे।
धीरे धीरे करके इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। हर एक टेस्ट में कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ बॉटनी के, कुछ जूलॉजी के, इसी को नीट का मानकर धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी ये टेस्ट सीरीज है ये मई के मंथ तक भी है, मतलब 3 मई तक भी क्वेश्चन, 3 मई तक भी आपको टेस्ट देने को मिल जाएंगे। आपकी एक आदत सी हो जाएगी टेस्ट देने की। फिर जब आप एक्चुअल में एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको ऐसा लगने वाला नहीं है कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैं रोज प्रैक्टिस करता था, ये तो मैं वैसे ही बैठा हूँ। और इवन हमने वही कोशिश की है कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को भी ऐसा सेट करने की कोशिश की है, एग्जाम का समय भी वही रखा है जो एक्चुअल में आप नीट का एग्जाम देने जाओगे। बिल्कुल रिलीजियसली अच्छे तरीके से तैयार होकर आइए, अच्छे तरीके से अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, इनके सॉल्यूशंस देखिए, इनका डिस्कशन देखिए और उसे ठीक कीजिए, अगले टेस्ट की फिर तैयारी कीजिए। तो अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।